सामने बेलेरू में चर्चा और बेलेरू में आप सबके साथ संवाद करने का एक मौका मिला। मंचासीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए डांगी समाज और आसपास से आए हुए सभी समाज के मेरे महानुभावों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सुन रहा था प्रवीण सिंह जी को, हमारे जिला के अध्यक्ष रामराज दांगी जी को, पुष्पेंद्र सिंह जी को और हमारे दांगी समाज के नेतृत्व में वर्तमान की बात बहुत सुंदर तरीके से की, विकास की बात बहुत सुंदर तरीके से की। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे सम्मेलनों के जरिए हमारे समाज का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। उस इतिहास का उल्लेख भी ऐसे सामाजिक सम्मेलनों से होना ही चाहिए, क्योंकि जब समाज का इतिहास का उल्लेख होता है, जैसे जैसे आधुनिक जमाना आ रहा है और जैसे जैसे हम डब्बे में कैद होते जा रहे हैं, बड़ी अजीब चीज है ये डब्बा। डब्बे के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती और डब्बे के साथ भी जिंदगी नहीं जी जा सकती। कई बार तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। परिवार के 4-5 जनों को एक ही कमरे में रखो। पुराने जमाने में शाम के समय में परिवार का मुखिया बैठता था, परिवारजन बैठते थे, चर्चा होती थी, एक दूसरे के साथ संवाद होता था, एक प्यार का माहौल होता था। कुछ खाना कोई बना रहा है, कुछ कोई खाना खिला रहा है, कोई कहानी सुना रहा है। अब देखोगे 4-5 परिवार के लोग एक कमरे में ही बैठेंगे शाम को और 5 के 5 अपने डब्बे में मग्न होंगे। मतलब कोई संवाद नहीं, सभी के सब डब्बे में मग्न। और इससे और आश्चर्यचकित बात मैं कहता हूं, एक बार घर में राजकुमारी साहब और उनकी कुछ सहेलियां आई थी, छोटी थी, 12-15 साल की। 4-5 बच्चियां कमरे में बैठी हुई थी। हम लोग जब बच्चे होते थे तो हम लोग तो नाटक नौटंकी करते थे, हम एक दूसरे की मजाक उड़ाते थे, भाग दौड़ करते थे, खेल कूद करते थे। आज बच्चों को देखो तो सारे के सारे एक ही कमरे में बैठेंगे डब्बे पकड़ के। और उससे आश्चर्यचकित बात कि 5 बच्चे अगर कमरे में हैं, तो अब जैसे राम राजे बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ, पुष्पेंद्र खड़े हैं यहाँ, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे से बात करना है तो डब्बे पर मैसेज करेंगे एक दूसरे को और दूसरा डब्बे से वापस जवाब देगा। अरे भाई 2 फुट की दूरी नहीं है, लेकिन बात नहीं हो सकती। डब्बे में आलोक तिवारी जी को मैं भेजूंगा, आलोक जी ब्रिजेंद्र को भेजेंगे, ब्रिजेंद्र मुझे वापस भेज देंगे। तो ये डब्बा हमारी जिंदगी में आया है हमारा गुलाम बनने के लिए, पर हम इसके गुलाम बन गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे सम्मेलनों में थोड़ा
समाज के इतिहास की बात भी होनी चाहिए। हम कहां से आए, किसके वंशज हैं, हमारा क्या इतिहास है। और जब इतिहास का एहसास होगा तभी ही वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा हम लोग बना पाएंगे। और डांगी समाज का इतिहास एक गौरवान्वित इतिहास है। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटो, शायद कोई और समाज हो जिनका शांत स्वभाव और शालीन व्यवहार आपको दुनिया में मिले डांगी समाज की तरीके का। और जहां शांत स्वभाव है, शालीनता है, वहां कर्मठता भी है। मतलब लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो कर्मठ, साफ दिल से, छल कपट नहीं, साफ दिल से उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए पूर्ण कर्मठता से कार्य अगर करना है तो डांगी समाज को देखो। और ये क्यों? क्योंकि ये समाज कोई साधारण समाज नहीं है। आपके असूल, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य कहां से आते हैं? आपके वंश से आते हैं। और आपका वंश कहां से आता है? सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु के वंशज आप लोग हो। सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु के वंशज आप लोग हो, जिस वंशावली में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। ये आपका स्रोत है, ये आपकी पूंजी है, ये आपका इतिहास है। और इस इतिहास की अगर हम बात करें, हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था लोक कल्याण के लिए और आदर्श की प्रस्तुतिकरण के लिए। और उस वंशावली के साथ आपका जुड़ाव है, तो डांगी समाज को तो मैं प्रणाम करता हूं। अब ये इतिहास आपको आने वाले पीढ़ी के रग रग में डालने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, क्योंकि आप नहीं डालोगे तो आपकी पीढ़ी के साथ ये इतिहास भी विलीन हो जाएगा। और ऐसे सम्मेलनों से ये इतिहास दोहराना जरूरी है। हमारा प्रसिद्ध नरवर का किला है कनेरा में, शास्तांग देवी विराजती है। वो नरवर का किला किसने बनाया? डांगी समाज के राजा देलन ने बनाया था। आपकी समाज की प्रतिष्ठा, प्रभुता चाहे नरवर का किले का विकास हो जो राजा देलन ने किया, चाहे सागर शहर की स्थापना की बात करो, जिस सागर शहर की स्थापना आपके पूर्वज उदयवान शाह जी के द्वारा किया गया था। उदयन शाह जी ने सागर की स्थापना की और वे अकेले एक राजा थे जिन्होंने 300 राजाओं के साथ युद्ध करके पराक्रम में सबको मात दे दी थी।
ऐसे राजा के वंशज आप लोग दांगी समाज के लोग। ये इतिहास की बात होगी। तो चाहे सागर की, दांगी किला की हम बात करें, बुंदेलखंड की झांसी के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में जो आपका एक अटूट रिश्ता रहा है। गढ़परा का किला राजा भीम सिंह जी ने बनाया। खुरई का किला का निर्माण राजा खेमचंद दांगी जी ने किया। ओरछा क्षेत्र में अनेक मंदिरों का निर्माण, अधोसंरचना, आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना आपके वंश ने किया है। दांगी समाज की प्रतिष्ठा पराक्रम में रही है, कृषि में रही है, अध्यात्म में रही है, धर्म में रही है। मैं पूछता हूं कौन सा क्षेत्र है जहां आपका योगदान न रहा हो। और ये इतिहास की बात हो गई। अब पिछले 100 वर्षों की बात करो आप। स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे नारायण दांगी जी, सीताराम दांगी जी, अचल दांगी जी ने मां भारती की रक्षा के लिए 1857 से स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने जीवन का निछावर कर दिया। लेकिन मां भारती के सपूत के रूप में अपना नाम को अमर कर दिया। तो युग युग में दांगी समाज का एक योगदान देश के हित और देश के विकास और देश के प्रगति में रहा है। उन्नीस 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भी आपके समाज ने वीर गति प्राप्त की थी। टीकाराम दांगी जी ने, गोवर्धन सिंह जी दांगी जी ने विदिशा से, ठाकुर मोहर सिंह जी दांगी जी ने, जिन्होंने विदिशा का विकास एक तरफ किया, दूसरे तरफ 1971 में अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन दुश्मनों को भारत माता की माटी में प्रवेश नहीं करने दिया। तो ये एक विस्तृत इतिहास आपके समाज का रहा। सूर्य पुत्र के वंशज से आजादी की लड़ाई में और 1971 के पाकिस्तान की लड़ाई तक क्या बेहतरीन इतिहास आपके समाज का है। और आज भी दांगी समाज, और ये मैं कहना चाहता हूं, जब मुगलों ने देश के ऊपर राज करने का सोचा था, जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर हुकूमत करने के लिए कोशिश की थी, मेरे पूर्वज महाजी महाराज के साथ दांगी समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर उन आक्रमणकारियों का सामना किया। तो मेरा तो रिश्ता है आपके साथ, और रिश्ता आपके साथ केवल दिल का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, रिश्ता है आपके साथ एक खून का रिश्ता। आपके पूर्वज और मेरे पूर्वजों ने एक साथ मिलकर अपना लहू से इस भारत माता की माटी को सिंचित किया है। मेरे भाई और बहनों, वो रिश्ता है दांगी समाज का। और इसलिए जैसे आपका दिल साफ है, आपके इरादे साफ है, सिंधिया परिवार का मुखिया का भी वही संकल्प है कि कभी भी आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, इस क्षेत्र के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, और विकास और प्रगति का रास्ता प्रशस्त करूंगा। और जो अभी
पुष्पेंद्र ने कहा, चाहे वो सब स्टेशन की बात हो, सड़क की बात हो, मुंगावली में केंद्र विद्यालय की बात हो, और सही कहा, अर्जुन सिंह जी का तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी व्हीलचेयर में आए मेरे लिए। संभव नहीं था मुंगावली में केंद्र विद्यालय, असंभव था, ब्लॉक में कभी लगता नहीं। और आपके दम पर, मुंगावली की जनता के दम पर, गुना की जनता के दम पर मैंने मांग रखी। केंद्र सरकार ने भी मेरी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और आज मैं पुष्पेंद्र और आप सबको कहना चाहता हूं, आलोक जी, ब्रिजेन जी, हम लोग अशोकनगर से आ रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करके आ रहे हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, मैं सब खिलाड़ी से हाथ मिला के ऐसे ऐसे मिल रहा था, तो मैंने लड़कियों का टी शर्ट देखा, तो लड़कियों के टी शर्ट पे लिखा हुआ था केंद्र विद्यालय मुंगावली। मैंने कहा, तुम मेरे केंद्र विद्यालय से आई हो? सारी बच्ची चिल्लाने लगी, हाँ आपके केंद्र विद्यालय से हम आए हैं। और क्या प्रदर्शन, खो-खो कबड्डी में क्या प्रदर्शन, सुंदर प्रदर्शन उन बच्चियों ने किया। और उन्होंने ब्रिजेन जी और मुझसे मांग भी रखी कि हमारे केंद्र विद्यालय में मैट नहीं है हमारे खेल के लिए, हमारे टोड़ियों में लग जाता है, घुटने में लग जाता है। तो मैंने उसी समय स्वीकार कर दिया कि मैटिंग हम लोग दिलवाएंगे केंद्र विद्यालय के। ब्रिजेन जी जरा प्रस्ताव बना के जल्दी से भेज दीजिएगा। ये धर्मशाला जो आप लोग ने आज शिलान्यास किया है, समाज का धर्मशाला बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पर आज इस मंच से मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे समाज का अध्यक्ष रामराज जी ने जो भावनाएं इस मंच से उत्पन्न की, ये धर्मशाला तो हम अपना बना रहे हैं, लेकिन महाराज हर समाज को हम यहाँ लाएंगे, हर समाज के लिए बनेगा। यही महानता है आपकी समाज की। और मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। शायद ये एकमात्र समाज है जिसने मंच से ये ऐलान कर दिया है। और आपके समाज के इस धर्मशाला के लिए जो सर्व समाज का धर्मशाला होगा, सर्व समाज का, मेरे तरफ से आपको कोई और भी जरूरत होगी तो आप केवल एक बार पुकार लेना। सूर्य पुत्र वंश का अधिकार ज्योतिरादित्य पर जरूर होगा। मैं आपका था, मैं आपका हूं, और मैं आपका जीवन के अंतिम सांस तक रहूंगा। आप आगे बढ़ो, अपने समाज को आगे बढ़ाओ, और अपने समाज के साथ संपूर्ण क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। आप समझना कि आपके स्वर में केवल अकेला आपका स्वर नहीं है, आपके स्वर में सिंधिया परिवार के मुखिया का स्वर भी है आपके साथ। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।